नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी का एक अहम पिलर सेविंग्स के बारे में चर्चा की थी। अब मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए दूसरा सबसे बड़ा पिलर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए जब कभी भी हम बात करते हैं तो उसमें हर इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी और उससे मिलने वाला रिटर्न उसकी बात करते हैं और रिटर्न का रिलेशनशिप डायरेक्ट है और सेफ्टी और रिटर्न का रिस्क रिलेशनशिप अपोजिट है। जब कभी कोई भी हम सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में हमेशा कम आय होने की संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर बैंक डिपॉजिट एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन बैंक डिपॉजिट में मिलने वाला जो रिटर्न है वो अन्य निवेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के मुकाबले कम रिटर्न मिलता है। दोस्तों, रिस्क और रिटर्न का यह रिलेशनशिप मैं अलग से एक चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको सही मालूम हो जाए कि जब कभी भी हम ज़्यादा रिटर्न की चेष्टा रखते हैं तो उसमें हमेशा ज़्यादा रिस्क भी होता है। दोस्तों, हमें अपने आय का कुछ हिस्सा निरंतर निवेश करना चाहिए और वो तभी हो पाएगा जब हम निरंतर सेविंग करेंगे। निवेश के लिए सबसे पहला सिद्धांत यही है कि आपकी ऐसी सेविंग होनी चाहिए जो कि निवेश के समय अवधि के लिए निश्चित की जाए। यदि आपकी सेविंग ऐसी है कि जिसको कि आपने अगले 3 सालों में आपको आवश्यकता है उसकी, तो आप उसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे। उस परिस्थिति में आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक डिपॉजिट के तौर पर या म्यूचुअल फंड या बॉन्ड तक ही सीमित रहेगी। लेकिन जब कभी आपकी सेविंग को आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो उस समय आप अपने निवेश को इक्विटी में या शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि रिस्क भी ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न औरों के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। यदि आपके पास कोई बहुत बड़ी बचत है और आप ये सोचते हैं कि आप उस बचत को लंबी अवधि के लिए निवेश करें और आप में ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप उस इक्विटी मार्केट के मुकाबले और ज़्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए एक मूलभूत सिद्धांत है कि अपने जीवन काल के यदि आप सेवा में, यदि आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो जितनी जल्दी आप अपनी सेविंग को निवेश करेंगे उतनी जल्दी आपके उस सेविंग का रिटर्न चक्रवृद्धि ब्याज के वजह से ज़्यादा होता जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का जो इम्पोर्टेंस है वो समय के साथ काफ़ी होती है और जब कभी भी आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उसमें यदि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की आय मिलने की उम्मीद है तो वो 10% चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता जाएगा और आपको एवरेज रिटर्न 15% से 18% तक दे सकते हैं। तो कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट का जानना जरूरी है। जब कभी आप निवेश करते हैं तो यदि कंपाउंडिंग की इम्पोर्टेंस आप समझते हैं तो आपको हमेशा उसका बेनिफिट मालूम होंगे और आप अपनी निवेश को उसी तरह से करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर एज फैक्टर होता है। यदि कोई व्यक्ति यंग एज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, वो ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर सकता है और अपने गोल या ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता है, उसके हिसाब से उसको रिटर्न मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल के 50 साल में या 55 साल में 60 साल में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में निवेश नहीं करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है रिस्क एपेटाइट। हर व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है, चाहे उसकी उम्र कितने भी हो। यह उसके
टेम्परामेंट पे निर्भर करता है, उसके एटीट्यूड पे निर्भर करता है, उसकी बैकग्राउंड पे निर्भर करता है, उसके पास उपलब्ध रिसोर्सेज पे निर्भर करता है। तो रिस्क एपेटाइट भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों, इन सभी बातों पर चर्चा करने के बाद मैं चाहूँगा कि आपको निवेश के विभिन्न इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करूं। दोस्तों, जैसे कि इस चार्ट से आपको नजर आ रहा है कि बैंक डिपॉजिट पे सबसे कम रिटर्न मिलता है, तो बैंक डिपॉजिट पे सबसे कम रिस्क भी है। सबसे कम रिस्क होने की वजह से ज़्यादातर लोग जिनकी कम आय होती है और अपने सीमित साधनों से अपनी पूंजी को जमा करते हैं, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी जमा पूंजी बैंक में रहे और जब कभी भी उनको ज़रूरत पड़े तो वो उसको निकाल सकें। लेकिन दोस्तों, वित्तीय साक्षरता के बाद हर व्यक्ति को अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को अपनाना चाहिए। अलग अलग स्कीम में उनकी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहाँ तक शॉर्ट टर्म में जमा की बात होती है तो वो बैंक में जमा किया जा सकता है। बैंक के सेविंग बैंक में जमा करके उसको एफडी के तौर पे जमा किया जा सकता है। लेकिन जब कभी आपका टारगेट 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद का हो तो उस समय आप उससे अगली वाली स्कीम जैसे कि पब्लिक सेक्टर बॉन्ड, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन स्कीम या सुकन्या समृद्धि स्कीम है, जिनमें 10 से 15 साल तक के लिए आप निवेश कर सकते हैं और इन निवेश पे आपको बैंक के डिपॉजिट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा आय होगी। और ये निवेश भी काफ़ी सिक्योर्ड हैं, क्योंकि पीपीएफ भारत सरकार की स्कीम है, सुकन्या समृद्धि भारत सरकार की स्कीम है और सीनियर सिटीजन स्कीम भी भारत सरकार की स्कीम है और उसमें ब्याज की दर भी ज़्यादा होती है। या पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स की बात आती है, वो हमेशा अन्य निवेश के इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले ज़्यादा सिक्योर्ड मानी जाती है, ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। उससे ज़्यादा यदि कोई रिटर्न चाहता है, ब्याज चाहता है और उसका रिस्क लेने की क्षमता है, तो ज़्यादा रिस्क लेकर के कॉरपोरेट बॉन्ड्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिसमें कि रिटर्न आपको पब्लिक सेक्टर बॉन्ड या पीपीएफ या अन्य इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले 2 या 3% ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन कॉरपोरेट बॉन्ड में साथ साथ उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए यदि कोई व्यक्ति कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है और अपने पोर्टफोलियो में कॉरपोरेट बॉन्ड भी रखना चाहता है, तो उसको उसका ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कॉरपोरेट बॉन्ड के मुकाबले म्यूचुअल फंड में हमेशा ज़्यादा रिटर्न होता है, लेकिन साथ में रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो इसमें रिटर्न की फ्लक्चुएशन होती है, रिटर्न कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड कॉरपोरेट बॉन्ड के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न देता है, लेकिन साथ में रिस्क भी उसका ज़्यादा होता है। यदि आप अपने को वेल इक्विप्ड करके कंपनियों के शेयर्स के बारे में या कंपनियों के फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप शेयर मार्केट में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है यदि आपने सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट किया हो या पूरे फंडामेंटल को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज की डेट में 18 से 20% रिटर्न तक शेयर मार्केट में मिलता है और उसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है। कभी कभी कुछ शेयर की कैपिटल एप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको 10 से 20 गुना तक भी रिटर्न मिलने की संभावना होती है। तो इक्विटी मार्केट में जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा। हाईएस्ट रिटर्न लेना है और आपके पास अच्छा खासा फंड अवेलेबल है, तो आप वेंचर फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेंचर कैपिटल क्या होती है, वेंचर फंड क्या होते हैं, मैं उसको ज़रा सा समझाना चाहूँगा। जब कभी भी कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो वो पब्लिक इशू लाती है, तो
उसके पब्लिक इशू को सब्सक्राइब करने की संभावना कम होती है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट के बारे में दुनिया को मालूम नहीं होता, तो उसको डायरेक्ट मार्केट से कैपिटल लेना मुश्किल होता है। उन केसेस में वेंचर कैपिटलिस्ट उन वेंचर्स को फाइनेंसिंग करते हैं अपने वेंचर कैपिटल फंड्स से, और जब कभी भी वो कंपनी कुछ लंबे अरसे के बाद सफल होती है और उसके रिटर्न मिलने शुरू होते हैं, तो कभी कभी वेंचर कैपिटल फंड में 100 गुना तक, 200 गुना तक, कई बार 1000 गुना तक भी रिटर्न मिलने की संभावना होती है, आय आने की संभावना होती है। लेकिन इसमें भी हाईएस्ट रिस्क होता है, और हाईएस्ट रिस्क होने की वजह से हमेशा वेंचर कैपिटल में यदि आपने कोई फंड डाला है तो वो कंपनी कभी नहीं भी चल सकती है, उसका प्रोडक्ट नहीं भी चल सकता है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो भी हो सकती है। तो इसमें हाईएस्ट रिस्क भी है और हाईएस्ट रिवार्ड भी है। यदि आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट पे भरोसा है और उसकी संभावना सफल होने की काफ़ी है, तो आप वेंचर कैपिटल के फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के इन विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया और रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप भी बताया, जिससे आपकी जानकारी अवश्य बढ़ी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही यदि इसमें कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें, या किसी एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। नए नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।